और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, भाद्रपद मास में जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं और इस माह में जो जैन स्वतंबर समाज है वो पर्युषण पर्व मनाता है और जैन दिगंबर समाज 10 लक्षण पर्व मनाता है। पर्युषण पर्व 4 सितंबर से 10 सितंबर तक हुए थे और इसके बारे में हमने अपने एक प्रोग्राम में चर्चा भी की थी। और 10 लक्षण पर्व इस साल 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक मनाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो गई है। जैन धर्म में पर्व को तप, साधना, व्रत आदि के रूप में मनाया जाता है और पर्युषण का अर्थ होता है कि आत्मा के निकट पहुंचना, या जो भी हमने काम किए हैं, जो भी हमने कर्म किए हैं, उनका आत्म विवेचना करना, ये बेसिकली पर्युषण पर्व का अर्थ होता है। दिगंबर जैन धर्म के लोग इस 10 लक्षण पर्व के दौरान अपने अंदर 10 गुणों को समावेश करने का प्रयत्न करते हैं और इस 10 लक्षण के बाद ये जो महोत्सव है क्षमा वाणी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 10 लक्षण हैं, जो जैन धर्म के लोग ही नहीं, मैं कहूँगा कि हर धर्म के लोग अगर हम इनको अपनाने की कोशिश करें तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं और ये जो हमारी पृथ्वी है इसको हम बहुत अच्छी जगह, बहुत हम सुख समृद्धि के साथ सभी लोग रह सकते हैं। और ये जो 10 लक्षण पर्व हैं उनके 10 लक्षण हैं, ये जो 10 गुण हैं जिनको हम समावेश करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बहुत एक सूक्ष्म से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो धर्म है वो है उत्तम क्षमा। क्रोध का प्रसंग उपस्थित होने पर भी प्रतिक्रिया न करना उत्तम क्षमा है। आवेश का निमित्त सामने होने पर और प्रतिक्रिया करने का सामर्थ्य होने पर भी, ये इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर सामर्थ्य है प्रतिक्रिया करने पर, फिर भी आप अपने भावों में मलिनता नहीं आने देते और जो पूर्व में वैर विरोध है का स्मरण करने के बाद भी सकारण या अकारण आप उत्तेजित नहीं होते। यही एक उत्तम क्षमा धर्म है जो हम सभी को अपने अंदर समावेश करना भी चाहिए। दूसरा जो धर्म है वो है उत्तम मार्दव। मार्दव मतलब नम्रता रखना अथवा जो हमारा मान का त्याग करना। हमारे अंदर मान जो है वो कूट कूट कर भरा रहता है। कहते हैं हमारे अंदर जो ईगो है बहुत ही हमको बहुत ही खराब करने पर लगी हुई है, तो उसका त्याग करना, अपने अंदर मान ना रखना, ये उत्तम मार्दव धर्म है। आत्मा में जो मान कषाय के प्रभाव से जो कोमलता या प्रभाव से नहीं, अभाव से जो कोमलता या मृदुलता प्रकट होती है उसे हम मार्दव कहते हैं। तीसरा जो धर्म है वो उत्तम आर्जव है। आर्जव मतलब सरलता, कपट रहित होना या माया, दम, ठगी आदि का त्याग करना हम कहते हैं कि आर्जव धर्म है। फिर है उत्तम शौच। शौच का अर्थ होता है निर्लोभता, लोभ पर विजय प्राप्त करना व जो पौद्गलिक पदार्थ हैं, हमारी जो मटेरियल कंफर्ट्स हैं, उन पर आसक्ति ना रखना, ये हमारा एक शौच धर्म है। और पांचवा धर्म कहा उत्तम सत्य। हित मित प्रिय वचन बोलना, सत्य में जो हम बात करते हैं, भाव है, भाषा है या काया है, तीनों की सत्यता होनी चाहिए, तीनों की सरलता अपेक्षित होती है। फिर छठा जो धर्म है वो उत्तम संयम है। मन, वचन और काया पर नियंत्रण रखना तथा इनकी प्रवृत्ति में यत्न करना जो है वो उत्तम संयम है। सातवां धर्म उत्तम तप है। तप मतलब जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म बताए गए। 8 प्रकार के कर्मों को तपा कर आत्म शुद्धि करना जो है वो उत्तम तप है। उसके बाद जो 8वां जो धर्म है उसको कहा उत्तम त्याग। त्याग मतलब पात्रादि को ज्ञानादि सद्गुण प्रदान करना, मन के विकारों का त्याग, वचन को अशुभ तथा अप्रीतिकर शब्दों का त्याग करना, काया से अनैतिक और अशुद्ध क्रियाओं का त्याग तथा उपकरणों का त्याग करना उत्तम त्याग कहलाता है। और 9वां जो धर्म है उसको बताया गया उत्तम आकिंचन्य। उत्तम आकिंचन मतलब भाव और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना, आत्म भावों में रमण करना, ये आकिंचन धर्म है। उसके बाद कहा उत्तम ब्रह्मचर्य, जो लास्ट है 10वां धर्म है।
आत्मा में विचरण करना, ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, और चर्या मतलब उसमें विचरण करना, आत्मा में विचरण करना। ये आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से मन वचन काया से मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्य धर्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 10 लक्षण पर हमको जप तप साधना तथा 10 लक्षणों का पालन करते हुए हमें अपनी आत्मा के पास पहुंचने की दिशा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया है अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की, जिससे हमारा जीवन ज़्यादा बेहतर बन सके। दोस्तों, शक्ति हमारे अंदर 3 तरह की होती हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक शक्ति हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मानसिक शक्ति हमें चाहिए कुछ हद तक, लेकिन जो अल्टीमेट हमें जो शक्ति चाहिए वो आध्यात्मिक शक्ति होती है। हम कहते हैं हमारी जो सोल है उसकी जो शक्ति है वही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा रहती है। इसलिए आध्यात्मिक गुणों का विकास करना, आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना, ये हम सभी का परम धर्म है, और उसी के कारण उसी को बढ़ाकर हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना भी सकते हैं। और दोस्तों, इसी दौरान हम लोग एक बहुत बड़ा महोत्सव भी मना रहे हैं जिसको हम गणेश महोत्सव कहते हैं। और ये गणेश महोत्सव भी बिल्कुल जो हमने कहा 10 लक्षण पर्व 10 सितंबर से 19 सितंबर तक, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के दौरान, उसी पीरियड के दौरान मनाया जाता है। और इसकी भी शुरुआत 10 सितंबर को हो चुकी है तथा इसका जो समापन होगा वो 19 सितंबर को होगा। कहते हैं कि भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का भी जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी के दिन लोग घरों में गणपति की स्थापना करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति को विदाई देकर उनकी प्रतिमा का विसर्जन भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है। और गणेश भगवान की स्तुति करने से हमारी सभी समस्याओं का समाधान भी होता है। और इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा कि हमारे सब विघ्न को, सभी हमारी तकलीफ़ों को, सभी हमारी परेशानियों को खत्म करते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से जैसा हम देखते हैं हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश आदि में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इन दिनों हमें जो जल्दी सुबह उठकर स्नान करके दूर्वा घास है, लड्डू है, मोदक है, भगवान गणेश को अर्पित करने चाहिए तथा भगवान गणेश की आरती भी करनी चाहिए। और गणेश जी का जो मंत्र है ओम गम गणपते नमः, उसका हम जितना भी हम जाप करेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत फायदा होगा। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि भाद्रपद महीने से पर्वों की शुरुआत होती है। हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें पर्वों की शुरुआत होती है, और जो पर्व चल रहे हैं बहुत अच्छे पर्व चल रहे हैं। मैं कहूँगा कि आध्यात्मिक पर्व हैं, उसके बाद और भी पर्व बहुत आएंगे, और ये बहुत ही एक हर्षोल्लास का समय भी है। और हम सबको बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ आध्यात्मिक पर्व को भी मनाना चाहिए, और जो बाकी जो पर्व हैं उनको भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास आज कई प्रश्न भी हैं और हम प्रश्नों का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न है श्री सुशील कुमार जैन जी का है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1980 है, और टाइम शाम का 7:05 है, और जगह इंदौर है। इनका क्वेश्चन है कि मेरा फ्यूचर शनि की महादशा में कैसा होगा। मेरा फ्यूचर शनि की महादशा में कैसा होगा। हमने इनका हॉरोस्कोप बनाया और उसमें हम देख रहे हैं कि जो लग्न है वो स्कॉर्पियो या वृश्चिक लग्न है। केतु 4th हाउस में प्लेस्ड है, और सन और मरकरी ये दोनों प्लैनेट जो हैं 7th हाउस में हैं। वीनस रेट्रोग्रेड होकर 8th हाउस में प्लेस्ड है, और 10th हाउस में इनके 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स है और राहु है। और 11th हाउस में 6 साइन में मून का प्लेसमेंट है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो 10th हाउस में
जुपिटर तो है, नो डाउट जुपिटर तो है, और जुपिटर सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में अच्छी पोजीशन मानी जाती है। बट जुपिटर के साथ तीनों मेलिफिक, तीनों अशुभ ग्रहों, तीनों क्रूर ग्रहों का साथ है, जो हम कहते हैं मार्स है, सैटर्न है और राहु है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं देता है। और दूसरा मैंने कहा कि जुपिटर ईश्वर की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, हमारे जो प्रॉस्पेरिटी का कारक भी है। तो जुपिटर 10th हाउस में प्लेसमेंट होने के बावजूद भी उसके ऊपर 3 अशुभ ग्रहों का साथ है, एसोसिएशन है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर जो है बहुत वीक प्लैनेट बन जाता है आपके हॉरोस्कोप में। जहाँ तक शनि की बात है, शनि जो है वो पहली चीज़ तो ये है कि लियो साइन में प्लेस्ड है। लियो साइन का जो लॉर्ड है वो सन होता है। सन जो है वो एनिमी है सैटर्न का, तो एनिमी साइन में है, तो उसकी वजह से भी सैटर्न वीक हो जाता है। और उसके साथ जो मंगल और राहु का एसोसिएशन है बहुत अच्छा नहीं है, बट पॉजिटिव चीज़ ये है कि उसके साथ हम देख रहे हैं कि जुपिटर का भी प्लेसमेंट है, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और अगर हम जो डिविजनल चार्ट भी देखते हैं, डिविजनल चार्ट भी देखें तो जो सैटर्न है नवांश चार्ट में सेकंड हाउस में प्लेस्ड है 8th साइन में, और दशमांश चार्ट जिसको कि हम कैरियर एनालिसिस चार्ट भी बोलते हैं, और वही आपका बेसिक क्वेश्चन है कि शनि की दशा में जो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। तो शनि का प्लेसमेंट दसवां चार्ट में डेबिलिटेशन साइन में है, नीच की राशि में है। बट अच्छी बात यह है कि वो प्लेसमेंट केंद्र हाउसेस में होता है और उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट भी है। तो कहते हैं कि दसवां चार्ट में जो भी प्लैनेट क्वाड्रेंट या केंद्र में प्लेस्ड होते हैं वो हमारे लिए प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं, और जब उनकी दशा ऑपरेट होती है तो प्रोफेशनली हमको गेन देते हैं। तो मैं कहूँगा जहाँ तक प्रोफेशन का सवाल है वो शनि आपके लिए ठीक है, और लेकिन जो बाकी लाइफ में जो रिजल्ट मिलेंगे वो एक मिक्स टाइप के रिजल्ट मिलेंगे, कुछ अच्छे भी मिलेंगे कुछ खराब भी मिलेंगे। बट ये नहीं कह सकते क्योंकि अफ्लिक्शन है तो उसके कारण जो है वो प्रॉब्लम भी इंडिकेटेड है। आपकी जो दशाएं हैं इस समय जुपिटर का पीरियड चल रहा है और शनि का पीरियड जो है 12 जून 2022 से शुरू होगा, और जैसा हम जानते हैं कि शनि की जो दशा होती है वो 19 साल की होती है। बट ये भी ध्यान रखिए कि जो महादशा 19 साल की होती है कि जरूरी नहीं है कि हमें 19 साल तक शनि के ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जब एक महादशा और एक अंतरदशा ऑपरेट होती है तो रिजल्ट डिपेंड करते हैं कि महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड में कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है। तो ये जरूरी नहीं होता कि जो महादशाएं होती हैं कि हमें 19 साल तक शनि के ही रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट हमें और प्लैनेट के भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जो महादशा लॉर्ड है या जो अंतरदशा लॉर्ड है उनमें से कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग भी है। तो मिक्स टाइप के रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं इसमें शनि की महादशा में। और जहाँ तक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल है उसमें हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड ठीक रहेगा। प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिकेटेड नहीं है इस पीरियड में जो है। फिर एक दूसरा प्रश्न है संजीव पॉल जी का, 2 मई 68 इनका डेट ऑफ बर्थ है, समय सुबह 2:05 है और प्लेस ऑफ बर्थ रांची है। ये कह रहे हैं कि इनका he has lost his job actually, what should I do now, बिजनेस और सर्विस, और बिजनेस में भी जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स का काम करूं या ईटेबल्स का करूं और जो इनका प्रोफेशन है कब से अच्छा चलेगा, सक्सेस होगी या नहीं होगी। मैं फुली डिवोटेड हूँ पर मुझे सफलता नहीं मिलती है।
और मुझे लॉस भी हुआ है। तो अगर हम इनका हॉरोस्कोप देखें तो इनका जो लग्न है वो एक्वेरियस साइन है, कुंभ राशि। सेकंड हाउस में जो हमारा धन का घर होता है उसमें सैटर्न और राहु का प्लेसमेंट है, और थर्ड हाउस में सन, मरकरी और वीनस का प्लेसमेंट है। इसमें से कोई प्लैनेट कंबस्ट नहीं है, ये अच्छा है। फोर्थ हाउस में मार्स का प्लेसमेंट है, फिफ्थ हाउस में मून है, सेवन्थ हाउस में जुपिटर का प्लेसमेंट है, और एट्थ हाउस में केतु का प्लेसमेंट है। तो लग रहा है कि सारे प्लैनेट राहु केतु एक्सिस के बीच में, लेकिन अगर हम देखें तो राहु और जो सैटर्न की पोजीशन है, राहु की जो डिग्री है वो 25 है, 25 है, और सैटर्न की भी डिग्री 25 है, और सैटर्न इज 25 17 मिनट्स और राहु है 25 डिग्री 6 मिनट। तो इसका मतलब आपके हॉरोस्कोप में काल सर्प योग भी है, और काल सर्प होने की वजह से भी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस बना रहता है। तो एक काल सर्प दोष का भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक दशा का सवाल है, दशा जो आपकी इस समय ऑपरेट हो रही है वो शनि की दशा ऑपरेट हो रही है, और शनि में जुपिटर का पीरियड है जो 1 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। और शनि और जुपिटर का जहाँ तक सवाल है, अगर आप अपने हॉरोस्कोप में देखते हैं कि इनकी आपस में पोजीशन जो है वो 6-8 पोजीशन है, जो कि फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं मानी गई है। और जो इस समय जो प्लैनेट का हम कहेंगे कि गोचर है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। और अगर हम कहें कि जुपिटर और सैटर्न अगर हम दशमान चार्ट में भी देखते हैं तो इनकी पोजीशन जो है वो 2-12 है, तो इसलिए ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है एक्चुअली में, और इसीलिए शायद ये नौकरी का जो लॉस हुआ है वो भी शायद इसी की वजह से हुआ है। अब शनि जो है 1 अक्टूबर 2022 को ख़त्म होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो दशा होगी वो मरकरी का होगा। मरकरी जो है वो 17 साल की दशा होती है जो 1 अक्टूबर 2022 से चलेगी। बट जो एक पॉजिटिव जो ट्रांजिट होगा, गोचर होगा, शनि जो है वो 29 अप्रैल 2022 को लग्न में आएगा, और लग्न में आने के बाद वो अपनी राशि में भी होगा, लग्न में भी होगा, और उसकी एक स्ट्रांग पोजीशन होगी। और इवन जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा मार्च 22 में, वो सेकंड हाउस में होगा, और वहाँ से वो आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन को भी एस्पेक्ट करेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बेसिकली जो मैं कहूँगा कि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्च या अप्रैल के बाद का जो टाइम है वो ठीक होगा। उसी टाइम आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बेटर होगी। और अभी एक चीज़ और हम और भी कह सकते हैं कि इस समय जो सैटर्न है या जुपिटर है, दोनों रेट्रोगेट चल रहे हैं, और रेट्रोगेट चलने से जो प्लैनेट है वो थोड़े से स्ट्रांग भी हो जाते हैं एक्चुअली में। तो अक्टूबर के बाद आप शुरू करें, और मैं कहूँगा कि अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा बिजनेस का जो है, क्योंकि 7th हाउस आपका प्लेसमेंट बेटर है एज़ कम्पेयर टू 6th हाउस। तो बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपने कहा है कि किस टाइप का, रेडीमेड गारमेंट्स का या ईटेबल्स का। तो इसमें अगर हम देखें कि जो वीनस है, वीनस का प्लेसमेंट अच्छा है, और वीनस जो है वो 9th हाउस है, अपने साइन को देख भी रहा है। तो मैं कहूँगा कि इन दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं, कि दोनों ही जो है वीनस के कारकत्व में आते हैं, शुक्र के कारकत्व में आते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर आप काम करेंगे तो ठीक रहेगा। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जो मरकरी का पीरियड है
मरकरी का पीरियड डेफिनेटली जो अभी आपका शनि का पीरियड गया है उससे बेटर होगा, और मार्च अप्रैल के बाद आपका काम भी शुरू हो जाएगा और उसमें तरक्की भी होगी। और मेरे ख्याल में अगर आप बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक क्वेश्चन है कि दीपेंदु जी हैं, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 91 है, टाइम 1922 है, प्लेस गोहाना है। वो कहते हैं कि मैरिज कब होगी और सक्सेसफुल और जल्दी मैरिज के लिए कोई अगर रेमेडी है तो वो भी बताइए। इनका हमने जो हॉरोस्कोप बनाया उसमें कैंसर लग्न है, कर्क लग्न है, और उसमें जुपिटर और केतु का प्लेसमेंट है। मून नीच का होकर 5th हाउस में प्लेस्ड है। सन और मरकरी 6th हाउस में प्लेस्ड है। वीनस 7th हाउस में है, सैटर्न राहु का साथ में प्लेसमेंट है उसके। और मंगल जो है वो हम देख रहे हैं कि वो 11th हाउस में प्लेस्ड है। और इस समय जो दशा ऑपरेट हो रही है आपकी वो केतु की दशा है, और केतु की दशा में भी 15 सितंबर 2021 से राहु का पीरियड शुरू होगा जो 3 अक्टूबर 22 तक चलेगा। और इस पीरियड में मुझे नहीं लगता कि शादी हो पाएगी। शादी का जो पीरियड होगा जब केतु जुपिटर का पीरियड ऑपरेट होगा, जुपिटर उच्च का भी है, 7th हाउस को देख भी रहा है, तो अक्टूबर 22 के बाद शादी होने की पॉसिबिलिटी है, शादी होने की संभावना है। और अभी तो गोचर भी प्लैनेट का बहुत अच्छा नहीं है, तो इस समय या मैं कहूँगा कि नेक्स्ट 1 ईयर तक शादी होने की पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है। और जहाँ तक जो उपायों की बात की आपने, कि पहली चीज़ तो यह है कि जो शुक्र है जो शादी का कारक होता है वो सैटर्न और राहु के साथ एफ्लिक्टेड है, उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। और वैसे भी जब वीनस किसी का भी 7th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ख़ास तौर से मेल हॉरोस्कोप में वो बहुत अच्छा नहीं माना गया एक्चुअली में। तो इसके लिए हम कहेंगे कि वीनस का जितना उपाय करेंगे उतना ही शादी में जो सफलता की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम इंडिकेटेड है इस हॉरोस्कोप में। तो वीनस मतलब शुक्र, और शुक्र का उपाय ये है कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड ब्लाइंड हैं, उनको आप फ्राइडे के दिन सफ़ेद चीज़ का किसी का भी आप दान करेंगे तो उसका हमें फ़ायदा होता है, या शुक्र के मंत्र का भी जाप करेंगे उसका भी हमें जो है वो फ़ायदा होता है। यही है अगर वीनस का उपाय करिए। और ख़ास तौर से एक काम और भी कर सकते हैं, आपकी जो वाइट पर्ल है सफ़ेद मोती, उसकी अंगूठी बनवा कर राइट हैंड साइड में सबसे छोटी उंगली या लिटिल फिंगर में आप पहनेंगे तो उसका भी आपको जो है वो फ़ायदा होगा। एक प्रश्न जो है हमारे सुधीर जी ने पूछा है देहरादून से, ये लिखते हैं कि 2 people remain great friend for lifetime, but few develop severe differences at a particular patch and sometime forever also. How astrology assesses this? Why and when it should happen actually? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न ज्योतिष से भी संबंधित है। और जहाँ तक हम दोस्तों की बात करते हैं ज्योतिष में, तो 2 हाउसेस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक 5th हाउस है, एक 11th हाउस है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि और पढ़ेंगे भी कि लोग जब फ्रेंड की बात हम करते हैं तो 11th हाउस से हम फ्रेंड्स को देखते हैं। बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हमें जो फ्रेंड्स की जब हम बात करते हैं तो हमें 2 हाउसेस 5th हाउस और 11th हाउस दोनों को ही कंसिडर करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि जैसे 6th हाउस हमारे ओपन एनिमीज़ का होता है, एनिमीज़ का होता है जो हमें दिखाई पड़ते हैं कि हमारे दुश्मन हैं, और 12th हाउस होता है कि सीक्रेट एनिमीज़।
सिक्स्थ हाउस ओपन एनिमीज का होता है और 12th हाउस होता है सीक्रेट एनिमीज, जो आपको दिखाई नहीं पड़ते लेकिन आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं और आपको पता नहीं चलता। और ये 5th हाउस और 11th हाउसेस जो है वो 6th हाउस से और 12th हाउस से 12th हाउसेस हैं। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स के हमारे हाउसेस हो जाते हैं। 5th हाउस हमारा ओपन फ्रेंड्स है और 11th हाउस हमारे सीक्रेट फ्रेंड्स हैं। ओपन फ्रेंड का मतलब हम जानते हैं कि ये व्यक्ति हमारा फ्रेंड है, हमारी मदद करता है, हमारा जो हितैषी है। और सीक्रेट फ्रेंड होते हैं कि आप जानते नहीं हैं उनको, लेकिन अनजाने में आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाती है। अगर मैं कोई एग्जाम्पल भी दूं तो मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके बाद 2 फाइल जाती हैं, एक पर वो अप्रूव कर देता है, एक को अप्रूव नहीं करता है, और कोई उसका ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं होता कि उसने इसको क्यों अप्रूव किया दूसरे को क्यों नहीं किया। ये जज के पास जाते हैं तो एक जजमेंट फेवर में मिल जाता है और उन्हीं सर्कमस्टांसिस में एक जजमेंट आपका अगेंस्ट में मिल जाता है। तो ये जो फेवर की हम बात कर रहे हैं कि अनजाने में आपका फेवर कर दिया उसने, आपको जानता नहीं है वो, लेकिन फिर भी जब उसके पास आपका केस गया, कोई फाइल गई, कोई जजमेंट के लिए बात गई, तो आपका फेवर कर देता है, उसको हम सीक्रेट फ्रेंड्स बोलते हैं। तो 5th हाउस हमारा ओपन फ्रेंड्स है और जो 11th हाउस है वो हम सीक्रेट फ्रेंड्स हैं उनको बताता है। और जो कारक है फ्रेंड का प्लैनेट वो है मरकरी। एंड मरकरी इज अ वंडरफुल प्लैनेट एक्चुअली, इट हेल्प्स इन मेकिंग यू गुड फ्रेंड्स एंड नॉट ओनली गुड फ्रेंड बट होल्डिंग देम टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो अगर मरकरी प्लैनेट आपका हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड है तो ऐसे लोगों के मित्र जो है बहुत बनते हैं और वो बहुत एक लंबे टाइम तक मित्रता रहती है, एक कम टाइम के लिए नहीं रहती, वो परमानेंट टाइप की फ्रेंडशिप रहती है। तो मरकरी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है फ्रेंडशिप के लिए। और जो हाउसेस हैं वो 5th और 11th हाउसेस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 5th हाउस में कहता हूँ कि हमारे जो ओपन फ्रेंड्स हैं जिनका हमें मालूम है उनका है, और 11th हाउस जो हमारे सीक्रेट फ्रेंड्स हैं उनका है। तो जब भी कभी क्या होता है कि हमारा मरकरी बहुत अच्छा है, दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो हम लोगों से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और फ्रेंडशिप चलती रहती है। बट समहाउ अगर 5th या 11th हाउस, और ख़ास तौर से जब हम ओपन फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो 5th हाउस मान लीजिए किसी का एफ्लिक्टेड है और उसी प्लैनेट की दशा ऑपरेट हो गई, या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी 5th हाउस के ऊपर ट्रांजिट या गोचर में जो प्लैनेट की पोजीशन है बहुत अच्छी नहीं है। तो उस टाइम क्या होता है कि मित्रता आपकी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट सडनली जो है वो 5th हाउस की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और कभी कभी जब 5th हाउस के ऊपर या 11th हाउस के ऊपर राहु जैसे प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कुछ लोग आपको जो मित्रता करते हैं वो एक पर्पस के लिए करते हैं, और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो फिर वो मित्रता नहीं रहती, क्योंकि वो सच्ची मित्रता नहीं होती है। तो ये सब कुछ आपका इन दोनों हाउसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर गोचर में या दशा में कभी कभी जब हम इनकी एडवर्स दशा या एडवर्स गोचर शुरू हो जाता है तो मित्रता में दरार आ जाती है। जैसा आपने लिखा है कि कुछ लोग तो परमानेंट आपके फ्रेंड होते हैं और कुछ लोग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मित्रता जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो बेसिकली जो 5th हाउस और 11th हाउस को देखिए, और ख़ास तौर से प्लैनेट मरकरी को भी देखिए, क्योंकि मरकरी अगर किसी का भी बहुत अच्छा होता है तो ऐसे लोगों की मित्रता नॉर्मली नहीं छूटती है जब तक कि 5th हाउस की दशा या ट्रांजिट बहुत ख़राब ना हो। तो दोस्तों हम अपना प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपका फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी भी हमारे साथ विवा पाठक जी हैं और संजीव पॉल जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्वेश्चन पूछते रहिए, हमारा पूरा प्रयास होगा हम आपके प्रश्नों का जवाब दें। अगर उस दिन तो नहीं तो अगले दिन आपका अवश्य आपको उत्तर मिलेगा। और ज्योतिष से संबंधित भी प्रश्न पूछिए, आप अपने व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और जो भी आपको ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा भी कोई अगर डाउट हो, कोई अगर आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।